मैसेज मिला कि ये बंदे का जो ग्लूकोज है वो डिप्लीट हो गया, वो ख़त्म हो गया बॉडी से। अब फ़ौरन क्या होगा, आपके लिवर ने जो स्पेयर ग्लूकोज बनाया हुआ था, टेक्निकली हम बात करें तो ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ वो स्पेयर रखा हुआ था, वो ब्लड में आ गया। जब वो ब्लड में आया तो ग्लूकोज ऊपर गया, जब ग्लूकोज ऊपर गया तो उधर से इंसुलिन उसको ठिकाने लगाने के लिए ऊपर आई। जैसे ही इंसुलिन ऊपर आई, भूख लग गई, दोबारा साइकिल शुरू, उसने क्रैश कर दिया, सारा कुछ धकेल दिया। इसलिए एक्सरसाइज के साथ एक तो कैलोरीज बहुत कम बर्न होती हैं जिससे वेट लॉस नहीं होगा, और दूसरा उससे भूख पड़ती है। अगर एक शख्स की उम्र 35-40 साल है, हाँ, इस उम्र में ही मसला शुरू होता है ज़्यादा आमतौर पे, और इस उम्र में ही लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्या टिप्स हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब की तरफ से अपना वज़न कम करने की? वज़न कम करने के लिए सिंपल, खुराक में भी तफसील भी बतानी है आप? जी, मैं तफसील बताता हूँ। सिंपल एक लाइन का आंसर है, कट और कंट्रोल योर कार्बोहाइड्रेट्स। जितने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर सकते हैं ख़त्म कर दें, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपको बता रहा हूँ, और मेडिकल फर्टर्निटी के लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि सर से लेके पाँव तक एक भी सेल बॉडी का ऐसा नहीं है जिसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए ग्रो करने के लिए। बॉडी को सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स चाहिए। अच्छा, अब फ़ौरन अगला सवाल ये होता है कि जनाब अगर ये चाहिए ही नहीं तो अल्लाह पाक ने कार्बोहाइड्रेट्स बनाए क्यों? अल्लाह पाक ने कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी लज्जत कामो दहन के लिए बनाए हैं, आपको मज़ा देने के लिए, स्वीट टेस्ट देने के लिए बनाए हैं। और ये उस ज़माने की बात है कि जब फूड मिलता नहीं था, इंसान गारों में रहता था, तो वो क्या करता था कि बर्फ़बारी या जो फेमिन्स आते थे या आपके कहत पड़ते थे, तो उससे पहले, और ये जंगली जानवरों का भी ये असूल था, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च मौजूद है कि वो बर्फ़बारी के मौसम से पहले ढेर सारे फल खा लेते थे, अपनी बॉडी के अंदर वो ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेते थे, ताकि उनको पता था अगले अब 6 माह कुछ नहीं मिलना। वो जो कार्बोहाइड्रेट था उसकी ज़ेरे असर वो मोटे हो जाते थे। मोटे कैसे होंगे? उनकी बॉडी में फैट्स बन जाती थी। जितना कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिर्फ मीठा नहीं है, उसके अंदर स्टार्चेस भी हैं, आलू भी उसके अंदर है, उसमें चावल है, उसमें मैदे से बनी हुई तमाम अशियाँ हैं, रोटी ठीक बिल्कुल। और ये मैंने कहा कंट्रोल करें, मिनिमम कर दें, और मैदे के करीब ना जाएं। आपका जो एक नान है, एक नान जो हम खाते हैं सुबह, हर इतवार को नान चने एक फैशन है लाहौर के अंदर, निहारी, हाँ जी, निहारी बुरी नहीं है, नान बुरा है, ठीक है जी। एक नान के अंदर 10 से 12 छोटे चाय के चम्मच के बराबर चीनी मौजूद है। एक चावलों की प्लेट के अंदर 8 चम्मच छोटे जो है उसके बराबर चीनी मौजूद है। एक जो नॉर्मल स्लाइस है डबल रोटी का, ठीक है जी, उसके अंदर 4 से 4.5 चम्मच चीनी है। और इसको आप ब्राउन, अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ब्राउन डबल रोटी खाता हूँ, भाई उसके अंदर ब्रान मौजूद है, लेकिन मैदा भी उसी मिकदार में मौजूद है। ब्रान से ये होगा कि चूंकि फाइबर है, तो जो हमने शुरू में बात की थी उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, उसमें से शुगर कंटेंट कम नहीं होगा। अच्छा, सो गेट माई पॉइंट। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जितना कम कर सकते हैं कर दें। प्रायोरिटाइज करना प्रोटीन को, प्रोटीन मिलेगी अंडों से, गोश्त से, दालों से, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। और अब इसमें दूध आ जाता है। लोग कहते हैं जी हम प्रोटीन के लिए या कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं, तो दूध के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि एक गिलास जब आप दूध का पिएंगे, चीनी शामिल करें या ना करें, 3.5 से 4 चम्मच के करीब चीनी कुदरती तौर पे मौजूद है, क्योंकि ग्लूकोज जो उसके अंदर जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है दूध के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्लैक्टोज। वो शुगर की एक किस्म है, उसने टूट के शुगर ही बनना है। तो फीका दूध भी अगर आप पीते हैं तो आपकी शुगर को बढ़ाएगा। अगर आपको बहुत शौक है पीने का, छोटा कप पिए और उसके अंदर इसबगोल का छिलका मिला लें, फिर फाइबर ऐड कर लें, ताकि उसकी फाइबर जो है अच्छा दूध के अंदर शामिल कर लें, ताकि फाइबर की वजह से उसके अंदर जो ग्लैक्टोज है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाए और आपको शुगर की स्पाइक ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप दूध पीते हैं रूटीन में डेली एक गिलास, बच्चों को दूध जैसे बड़े शौक से देते हैं, तो वो भी ले लें छिलका इसबगोल साथ? सर आपके पिछले पॉडकास्ट में मैंने इस पर थोड़ी सी रायज़नी की थी, तो लोगों ने बहुत बुरा मनाया था। हाँ, बल्कि लोग मेरे साथ पर्सनल हो गए कि जी आपने फिर दूध क्यों पिया था पैदाइश के बाद। भाई मेरे पैदाइश के बाद दूध देने पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखें, आप कुरान पाक का भी तो मुतालिया करें कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि माएँ अपने बच्चों को 2-2.25 साल की उम्र तक दूध दें। इसके बाद दूध देने का नहीं कहा गया। आप गौर करें ना, बिल्कुल ठीक है जी। और क्या कहा गया साथ, माएँ अपना दूध पिलाएं। वहाँ पे गाय भैंस का दूध नहीं कहा गया हुआ।
और डब्बों वाला। हाँ जी, माएँ अपना दूध पिलाती कब है? और भाईजान भैंस का दूध जो है या गाय का दूध उसके बछड़े के लिए, या वो इंसान के बछड़े के लिए नहीं है। मैं अपने मरीजों को मिसाल के तौर पे उनसे मजाक करता हूँ कि यार कभी भैंस ने या गाय ने आके इंसानी दूध पिया है, उनके हकूक पे क्यों डाका मारते हो? अपनी माँ का दूध पियो। डॉक्टर साहब ये तो फिर आप बिल्कुल ही एक उलट बात कर रहे हैं, मतलब जी, दूध जी। फिर पिए ही ना लोग। दूध यार इतना मसला अच्छा मसला है बासित बच्चों भाई के है। लिए, 4-5 साल का बच्चा है वो एक गिलास खालिस दूध, मैं अच्छा। कहाँ से दूध उठाता हूँ, कहाँ घर तक लाता हूँ उसको हाँ, इतना हाँ। महंगा कि बच्चे पिए और सेहतमंद हों। तो आप कहते हैं उसका ताल्लुक कोई नहीं है सेहत से। पहली बात तो ये है कि जो आप दूध ले रहे हैं, ये बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी, इस पर हम अलग पॉडकास्ट करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो आप दूध ले रहे हैं वो अब हाइब्रिडाइज्ड मिल्क है। आप ज़्यादा दूध लेने के लिए आज से कई साल पहले जो आपकी लोकल गाय थी, लोकल गाय जो हमारी यहाँ पे देसी गाय होती है, उसकी तो नस्ल ही चेंज कर दी गई है। ज़्यादा दूध लेने के लिए बुल्स को एक्सपोर्ट किया गया और कुछ बुल्स का मादा वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया यूरोपियन कंट्रीज से, और जब इनको क्रॉस कराया गया तो इनकी अब नस्ल बदल चुकी है। ठीक हो गया जी। जो गाय हमारी देसी होती थी ना, अच्छा अभी आप ये ईद कुर्बान आने वाली है, मार्केट में जाइएगा, देसी गाय की पहचान क्या है? उसके ऊपर एक हम्प या कुहान होती है, और उसकी अगर आप देखें तो यहाँ से उसकी थोड़ी से नीचे तक एक झालर लटक रही होती है। मुझे इस तरह की क्यों गाय दिखाइएगा? वो तो ये घरों में और फार्म हाउसेस पे होती नहीं है। नहीं होती ना। क्या हुआ? उनकी नस्ल चेंज हो गई। नस्ल चेंज हुई तो उनका दूध अब वो दूध नहीं रह गया हुआ जो हमारे यहाँ पे देसी गाय थी। फिर हमारे ग्वाले ने उसको ऑक्सीटोसिन और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल भरे इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, जो बात शुरू में तरबूज से शुरू हुई थी, उसके बाद उसके अंदर वो केमिकल्स आ गए। क्या वजह कि आपकी बच्चियाँ वक्त से पहले बलोगत का शिकार हो रही हैं कि उनके चेहरों के ऊपर बाल निकल रहे हैं। ठीक है, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट अपनी जगह पे है, जबकि दूध के अंदर जो अडल्ट्रेशन है वो अपनी जगह पे है। ठीक है, और दूसरे वो लोग तमाम जो कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया, अब तो आपका दूध एक ड्रम के अंदर कुछ केमिकल डाल के तैयार हो जाता है। आप आर यू कन्विंस्ड कि आपको जो दूध मिल रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सही है? दूध अब वो तो दूध रह नहीं गया, बछड़े को भी नहीं मिलता। अभी लोगों ने इसको इस्लामिक टच भी दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मरगूब था। बिल्कुल उनको मरगूब था, लेकिन क्या ये वही दूध है जो आज हमें पीते थे, जो हम पी रहे हैं आज? इस वजह से साइंटिफिक रिसर्च 1400 साल अब आगे आ गई है। ठीक हो गया। इसके अंदर अब आप किसी भी इसके बेसिस मौजूद हैं बाकायदा। दूध के गिलास भर भर के ना पिए, एक कप पी लें बहुत काफ़ी है, वरना आपके दूध के अंदर 3.5 से 4 चम्मच चीनी आपको मिलेगी, उसके अलावा कुछ केमिकल्स मिलेंगे और ये मसाइल। आप जिक्र कर रहे थे कि उसके अंदर छिलका सब गुड़ डाल लें जी, तो वो फाइबर ताकि उसकी जो असर पजीरी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है वो कम हो जाए, उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, आपको शुगर की स्पाइक्स ना आए। क्योंकि जब आपके बच्चे ने सिर्फ दूध नहीं पीना, बच्चे भी ले सकते हैं छिलका सब गुड़। वो बच्चा जो कि इसको निगल सके, अब छोटे बच्चे तो नहीं ले सकेंगे ना, उनको आप उसकी मिकदार कम करें ना। मैंने कहा कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने कट करने के लिए नहीं कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिरी बात इसी टॉपिक के ऊपर कि ये हर चीज़ तो बंद हो गई, यही चीज़ें तो हम खाते पीते हैं, रोटी है, नान है, चावल है। जिस दिन चावल नहीं पके तो रोटी पक जाएगी, रोटी नहीं पकी तो बिरयानी पक जाएगी जी, पुलाव पक जाएगा जी। फिर क्या खाना है उन्होंने? तो सर इसका खमियाजा भी तो हम भुगत रहे हैं। आज कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़, आपकी यंगस्टर्स की डेथ्स हो रही हैं। आपने देखा आए रोज़ हमें ख़बर मिलती है जी कि फ़लाँ मेडिकल डॉक्टर या फ़लाँ बच्चा जो है वो अर्ली मॉर्निंग वाज फाउंड डेड इन द बेड। ये भी चीज़ें तो हैं ना साथ आपके, क्योंकि अगर आप इस वक्त किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चले जाएं, आपको हर बच्चे के हाथ में, एक हाथ में बर्गर, एक हाथ में सोडे की बोतल नज़र आएगी, या उसके हाथ में चिप्स का पैकेट नज़र आएगा। ठीक है जी, हम जब तक जागते हैं तब तक खाते हैं। मैटर ये करता है कि हम क्या खाते हैं और दिन में कितनी दफ़ा खाते हैं। अल्लाह मियाँ ने आपको डिज़ाइन किया हुआ है 1 फूड अ डे के लिए। ठीक है जी, डिज़ाइनिंग आपकी ये हुई थी कि आप दिन में 1 खाना खाएंगे, लेकिन चलें आप उसको मैक्सिमम 2 कर लें। 1993 तक अमेरिका के अंदर 3 खाने खाए जाते थे, नाश्ता, लंच और डिनर। अगर कोई बच्चा कहता था ना अपनी माँ को कि मैंने शाम के वक्त के मैंने आइसक्रीम खानी है, तो उसको जवाब देती कि ख़बरदार आइसक्रीम नहीं खानी, इससे तुम्हारा जो डिनर है वो स्पॉइल हो जाएगा, तुम खा नहीं सकोगे। ठीक हो गया। इसी तरह से स्नैकिंग का कोई रवाज नहीं था। बाई द टाइम वी रीच 2005 तक पहुँचते पहुँचते इन 3 खानों की तादाद हो गई 7। अच्छा जी, ठीक है। और उसके बाद आप 2003 के बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहाँ पे गई, शुगर कहाँ पे गई, मोटापा कहाँ पे गया, ये आप देख लें। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप इस इतवार वाले दिन या किसी आम दिन पे गौर कीजिएगा,
खामोशी से काउंट कीजिएगा आपके बच्चे कितनी दफ़ा दिन में खाते हैं। जब तक आप अपने जिस्म को पहले खाने को मेटाबोलाइज करने का टाइम नहीं देंगे, जो कि मिनिमम 6 घंटे, अगर आपने नाश्ता किया हुआ है तो अगले 6 घंटे जब तक आप अपने इस खाने को मेटाबोलाइज करने के लिए नहीं देंगे। अब होता क्या है, सुबह नाश्ता किया, आप जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं आपका पियन ला के चाय और बिस्किट आपके सामने नहीं रख देता, ठीक है जी। अभी चाय और बिस्किट क्रेविंग होने लग जाती है, क्रेविंग हो जाती है, क्योंकि आपका सुबह का नाश्ता कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल था, ठीक है ना जी, वो क्रैश हो गया आप, ठीक है जी। आप 2 अंडों का आमलेट, एक चाय का कप और एक दही का बाउल लेके जरा जाइएगा और मुझे बताइएगा कितनी भूख लगती है आपको। वो सही है, आप कहते हैं वो बेस्ट है, बेहतरीन है, उसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका अभी चाय और जो आपने स्नैकिंग की तो साल लंच का टाइम हो गया, 3 खाने हो गए। शाम को खा रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि भाभी ने आगे आपके लिए, क्योंकि जी अब मियाँ साहब माशाल्लाह पूरी दिन की थकन के बाद खा रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता कि इवनिंग में आपके लिए चाय साथ खाने के लवाजमात ना रखे हों। कितनावा खाना हो गया? ये चौथा बन गया, चौथा हो गया। अब रात को आपने डिनर किया, बल्कि क्लिनिक पे भी बंदा चाय पी लेता है, चाय पी के 6 खाने तो आपने कर लिए। अब आप घर तशरीफ लाए रात को, आप पढ़ने लिखने वाले आदमी, आपने पॉडकास्ट की भी तैयारी करनी है, ये मुमकिन नहीं है कि आपको रात को जल्दी सोते हो, 1-2 बज जाते हैं, 1-2 बज जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि डिनर के बाद आप 2 बजे तक जागें और आप जाके फ्रिज